आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर से कॉमन मैन बन गए हैं और यह ऐलान खुद उन्होंने ही किया। महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद से सीएम फेस को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। क्या शिंदे सीएम बनने की जिद पर अड़े हैं? क्या बीजेपी और सीएम की कुर्सी के बीच शिंदे अड़चन बन रहे थे? इस तरीके के सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे थे। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए खुद एकनाथ शिंदे सामने आए और उन्होंने हर वो बात कह दी जो अनकही सी लग रही थी। शिंदे ने खुद ही कहा कि मैं सरकार के गठन में कोई अड़चन नहीं हूं, मैं नाराज भी नहीं हूं, मैं सीएम रहकर भी कॉमन मैन की तरह काम करता रहा। पीएम मोदी और अमित शाह पर मुझ पर भरोसा है उन्हें, और वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। बीजेपी जिसे भी सीएम का चेहरा बनाएगी उसे मेरा पूरा समर्थक होगा। शिंदे की इन बातों के साथ महाराष्ट्र का क्लाइमैक्स खत्म होता हुआ जरूर सा लगता है। सीएम के ऐलान का रास्ता भी साफ हो चुका है, लेकिन इसके साथ कई सवाल और भी हैं। आखिर शिंदे के सामने आने में इतनी देर क्यों लगी? पिछले 4 दिन से तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, तब शिंदे क्यों चुप थे? क्या वो फैसला कर नहीं पा रहे थे? और आज शिंदे ने खुद कहा कि मैंने पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह को फोन किया, तो ये फोन पहले क्यों नहीं किया गया? इन सब के बीच अब फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है और बहुत मुमकिन है कि अगले चंद घंटों में उनके नाम का आधिकारिक ऐलान भी हो जाए। दहाड़ में आज इसी पर करने वाले हैं चर्चा कि क्या महाराष्ट्र की पिक्चर खत्म हो चुकी है? क्या सीएम पद को लेकर न तकरार पहले थी न अब है? लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे का बयान आप सुनिएगा। जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है, और उन्होंने जो सपोर्ट किया, इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। तो आइए पहले सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से कराऊंगी आपका तारुफ। पहला सवाल आज यही रहेगा कि शिंदे ने रखी है गठबंधन धर्म की लाज। रेस से हटना शिंदे की समझदारी है या फिर कोई मजबूरी है? सीएम पद पर अगर कोई रार नहीं तो फिर इंतजार किस बात का था? क्या फडणवीस को त्याग का इनाम मिला है? क्या मोदी और शाह ने शिंदे को मना लिया है? हमारे साथ प्रमोद राठौर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता आकाश यादव जी हैं, किरण सोनावड़े साहब हैं, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता, संजय द्विवेदी जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमनीश वत्स जी चर्चा का हिस्सा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले प्रमोद राठौर साहब आपके पास आते हैं, क्योंकि आज ऑल इज वेल की पिक्चर को सामने आपने रख दिया है। सवाल ये पूछे जा रहे थे कि जब सब कुछ ठीक है तो भाई इतनी देरी क्यों? अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम तय है तो शिंदे की नाराजगी की खबरें क्यों? लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि अभी एकनाथ शिंदे ने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं? और अंग्रेजी में कहावत है सर, देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर शिंदे सीएम नहीं, देवेंद्र फडणवीस सीएम, तो शिंदे को क्या मिलने वाला है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अटकलें पिछले 2 दिन से लगाई जा रही थी कि कोई नाराज है या कोई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे मेन चीज मैं ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र का जो अभी इलेक्शन लड़ा गया है विधानसभा का, ये महायुति ने एक साथ कोalition में लड़ा गया है। इसके अंदर शिवसेना शिंदे साहब के जिसके मुख्य नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता जो कि देवेंद्र फडणवीस साहब थे, और अजित पवार साहब, इनके तीनों के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके ऊपर से किसी की भी कोई भी नाराजगी नहीं थी। ये जो था, ये पूरा एक सभी का एक मिला जुला डिसीजन है, और जो कि अभी लेने जाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि उसमें ऐसा कोई मतलब लेट हो रहा है कोई प्रोसेस को या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रोसेस फॉलो की जा रही है, और मुझे लगता है कि हमारी क्लियर मेजोरिटी आ चुकी है। तो ऐसा कुछ जल्दबाजी भी है नहीं कि आज ही करना है या अभी कुछ करना है। तो ये प्रोसेस के हिसाब से सभी लोग अपनी अपनी पार्टी का गठनेता चुनेंगे और उसके बाद में सीएम पद पे आगे बात होगी।
नहीं, बाकी पार्टीज ने तो अपने विधायक दल का नेता चुन ही लिया। शिंदे साहब खुद अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता चुन लिए गए थे, लेकिन बात यह थी कि महायुति का नेता, महायुति का चेहरा कौन होगा। बहरहाल आपने कहा कि ऑल इज वेल है, लेकिन मेरा सवाल यह था कि क्या अभी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं? जाधव साहब, आकाश यादव जी, माफी चाहूंगी, आकाश यादव जी, आपको लगता है? जादव ही है। नहीं सर जी, बिल्कुल सॉरी, हाँ वही मैंने कहा सर, मैं करेक्ट बोल रही हूँ शायद, पता नहीं। बहरहाल सर, आपको लगता है कि अभी पत्ते पूरे नहीं खोले हैं एकनाथ शिंदे ने? क्योंकि आप लोग इस बात को लेकर लगातार अटकलें लगाए जा रहे थे कि देखिए सीएम पद को लेकर खींचतान इनके बीच में भी तय हो चुकी है और इनके बीच में भी लगातार ऐसा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। अब लड़ाई शुरू होने वाली है और आप लोग, मुझे लगता है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में थे कि देखते हैं महायुति करती क्या है। अब तो सब क्लियर है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं सर। देखिए पूर्णिमा जी, महाराष्ट्र में जिस तरीके का अघोरी और आर्टिफिशियल मैंडेट भाजपा को और महायुति को मिला है, एक बात तो सच है, हमारे मित्र प्रमोद जी जो बोल रहे थे कि ये जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए, ये महायुति ने आदरणीय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा, ये एक बड़ी सच्चाई है। मेरा ये कहना है, अगर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व पे महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास दिखाया, उनकी योजनाओं के वजह से वहां महायुति इतने बड़े मैंडेट से जीती है, तो कहीं ना कहीं उनको सीएम बनना एक वाजबी था, जो वो सोच रहे थे या महाराष्ट्र की जनता भी समझ रही थी। लेकिन सही मायने में ये तय हो गया है कि भाजपा के धन बल से, उनके मित्रों के धन बल से, प्रशासकीय यंत्रणा के माध्यम से, ईवीएम से ये जीत हासिल की गई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो मैंडेट अपना बनाया है, वो उनका ही नेतृत्व, उन्हीं का सीएम बनाने की उनकी कोशिश हो रही है और वो जरूरी भी है कि 132 ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं कि 2019 के अंदर भी ये आंकड़ा उनके पास 105 था। जब 2022 में उन्होंने पार्टियां तोड़ के सरकार बनी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, जब भी 117 का आंकड़ा एक देवेंद्र फडणवीस जी के पास था, लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे को बनाया। उस वक्त उनकी कुछ मजबूरियां थी, वहां पे जो मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो गौतम अडानी जी की परियोजनाएं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ये है, ये सरकार बनाने में और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुनने में वहां के उनके जो मित्र है भाजपा के, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और वही ये सब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो एकनाथ शिंदे बने, एकनाथ शिंदे जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, एकनाथ शिंदे ने सौहार्दपूर्ण आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी से और अमित शाह से, भाजपा से, उन्होंने ये क्या कहा है कि भाई मैं उनका ये हूँ, ऋणी हूँ जो जिस प्रकार का सपोर्ट उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो उनको मान्य रहेगा। मतलब अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मेरे मित्र प्रमोद जी को बता दूं, अब भी विधायक दल उनका चयन नहीं हुआ है, उनके केंद्रीय नेतृत्व ने कोई डिक्लेयर नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये मैं जो बोल रहा हूँ, आशंका जो मेरे राजनीतिक अनुभव महाराष्ट्र को लेकर जो है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीजें ये गौतम अडानी जी के हाथ में और वो कुछ भी हो सकता है आज भी। प्रमोद जी जवाब देना चाहते हैं या सुनावने जी? मुझे लगता है इसका, देखिए पूर्णिमा जी, एक तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है इलेक्शन के अंदर। विपक्ष के पास कोई भी चीज नहीं है। ये पूरे जनता ने उनके इसके माध्यम से मैंडेट के हिसाब से क्लियर बोल दिया है। आप देखिए, जिसका विपक्ष का मतलब जो नंबर आए हैं, उनका विरोधी पक्ष नहीं, विपक्ष नेता भी नहीं बन सकता है। इतनी कम मात्रा में उनके यहाँ पे लोग चुन के आए हैं। और मुझे लगता है कि इन्हें क्यों चिंता पड़ी है कि हमारा इनका क्या होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लोगों ने जब मैंडेट दिया है तो कोई जल्दी नहीं है, किसी कोई कहीं भागने नहीं वाला, कहीं कोई जाने नहीं वाला। और इस हालत में इनको चिंता क्या है कि भाई इनके अंदर क्या चल रहा है, इनका नेता क्यों नहीं चुने जा रहा है। देखिए, ये एक प्रोसेस है, हर पार्टी अपना अपना गठ नेता चुना जाएगा, वो हिसाब से ये करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी इसको कुछ ना कुछ नाम देके, देखिए हमें जो मैंडेट मिला है, मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, जिसको मराठी में अपन बोलेंगे प्यारी बहना क्या जो स्कीम थी, उसका जो सभी ने जो बड़े मात्रा में समर्थन किया है। और विपक्ष देखिए क्या लगा है, कुछ ना कुछ नाम रखना है, बस कुछ ना कुछ डब्बा रखने के लिए कुछ ना कुछ बोलना है, बस यही चल रहा है। कुछ काला टीका मान लीजिए उसको प्रमोद जी, काला टीका मान लीजिए उसको। कुछ नहीं हुआ। काला टीका लग जाने के बाद फिर नजर नहीं लगती। सोनावड़े साहब, ये काला टीका है।
देखिए दिल है कि मानता नहीं, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं कि ऑल इज वेल है भाई महायुति में, कहीं से कुछ तो निकालिए सर, दीजिए तो सही। अभी तो ईवीएम पे बात करना बाकी है उनका, ठीक क्योंकि है। देखिए जहां आदित्य हाँ। ठाकरे चुन के आते हैं तो वहां वो मान लेते हैं, और जहां कुछ नेता उनके गिर जाते हैं, लोग उनको सरासर नहीं बोल देते हैं, तो ठीक। वहां वो बोलते हैं कि ईवीएम का कुछ तो है। मतलब इनके पास कोई चीज ही नहीं है, बची नहीं है कुछ इनके पास। ठीक है, तो ठीक इसकी है। वजह से ये चल रहा है। किरण जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रमोद जी, माना इनकी सीटें कम है आपके कंपैरिजन में, लेकिन इनका भी टेक तो बनता ही है सोनावणे साहब। कल भी आप, लेकिन इन्होंने क्या करना चाहिए, इन्होंने इस हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों हार हुई है। वो ना करते हो, ये क्या बोलते हैं ईवीएम की सेटिंग है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। चलिए इस पर मैं इनसे जवाब ले लूंगी जाधव जी से, लेकिन उससे पहले किरण सोनावणे साहब, कल भी हम चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि भाई सब कुछ ठीक है और जिस तरीके का ऐलान होगा वो सबको सब मान्य होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। आज खुद एकनाथ शिंदे साहब बाहर आए और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह दिया कि जब हम लोग सरकार चला रहे थे तो ये लोग मेरे साथ खड़े रहे मजबूती के साथ, और सरकार बनने में अब कोई अड़चन नहीं आएगी, इस बात का आश्वासन मैंने दे दिया है। लेकिन सर, सरकार बनने में भले ही आश्वासन ना आए, लेकिन क्या वापस से डिप्टी सीएम के पद पर एकनाथ शिंदे जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आपकी पार्टी से कोई और नाम डिप्टी सीएम के लिए अब सामने आए? पूर्णिमा जी, ये तो तय माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे करेंगे कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा, या वो खुद बनेंगे या क्या है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि डे वन से, जब से चुनाव का रिजल्ट आया और महायुति को लैंडस्लाइड जो बहुमत मिला है, तब से हम लोग सारे, यानी भाजपा के प्रवक्ता हो या हमारे राष्ट्रवादी के हो या हमारे शिवसेना के हो, हम लोग सभी लोग यही बात कह रहे थे कि महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी खींचातानी नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र के सामने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का चेहरा लेकर या उनका नेतृत्व लेकर जो चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव को लेकर जो बातें हुई थी और उसकी जो सफलता मिली थी, यही बातें हम लोग केवल रख रहे थे और उसी बात को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। पिछले टाइम भी मैंने कहा था कि महायुति में किसी भी तरह का यानी मतभेद नहीं है मुख्यमंत्री पद को लेकर, और आज तो सीधे हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी नहीं, शिंदे जी लेकिन शिंदे साहब की ये समझदारी रही है सोनावणे साहब, या कोई मजबूरी है? नहीं, मजबूरी काय किया थी उन्होंने। नो कंडीशन सप्लाई। मजबूरी में रहने वाले एकनाथ शिंदे जी नहीं है। आपको पता है कि उनकी जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, उसमें घुटन हो रही थी। बाला साहब ठाकरे की जो विचार है, वो जब यानी सत्ते में आ गए थे या धोखे में आ गए थे, तो उसको बाहर लेकर आकर जिन्होंने इतना बड़ा यानी क्रांति की, वो ऐसे छोटे मोटे चीज में ये थोड़ी ध्यान रखने वाले या उसको लेकर थोड़ी कोई ये बात करेंगे, डरने वाले हैं। वो तो दबंग नेता है महाराष्ट्र के और एक चेहरा है महाराष्ट्र का, आम आदमी का। बिल्कुल, और उन्होंने खुद कहा कि भाई मैं एक कॉमन मैन हूं और सीएम रहते हुए भी मैं एक आम आदमी की तरह रहा हूं। लेकिन साथ साथ उनके आज दादा भूसे भी रहे, शंभूराज देसाई भी रहे। मैंने इसीलिए सवाल पूछा कि क्या कोई और डिप्टी सीएम बनेगा। उनके बेहद करीबी हैं दोनों, और जो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे थे। बहरहाल संजय द्विवेदी जी आपके पास आते हुए, द्विवेदी साहब अब तो छोड़ दीजिए इनको कि अभी भी नुक्ता चीनी में लगा रहेगा विपक्ष की, भाई अभी कहीं से कुछ तो खोद कर निकाल लें हम। कुमार जी, एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, झूठ कितना बोला जाए लेकिन सत्य के सामने टिक नहीं पाता है, ये बात बिल्कुल मान लीजिए आप। उद्धव ठाकरे ने कहा था, अमित शाह जो बात उनकी हुई थी 2.5 साल वाली, उसमें कहा था कि साहब सपना है बाला साहब ठाकरे का कि हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये बात तय हो गई थी, लेकिन जब चुनाव हो गया तो उन्होंने कहा साहब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि आप भी वहां बैठे थे, आपने विरोध नहीं किया, आप चुनाव लड़ा। आज देखिए वही दोहराया जा रहा है, शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और अभी मैंने शिंदे जी का मैंने सुना बयान अभी, जो सपना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने देखा शिवसेना को मुख्यमंत्री बनने का देखा था, वो पूरा हो गया। तो क्या उद्धव साहब ठाकरे ने उनके सपने की वजह से क्या पार्टी को चेंज नहीं किया था? अब आप एक बात पूछेंगे हमसे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बने, मेरे पास अभी है, मैं उसका आपको दिखा रहा हूँ। इनके जो प्रदीप केलकर जी हैं, उनके संग मेरी डिबेट हुई थी, उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि जो वहां मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में शिंदे जी का नाम लिया गया, लेकिन उनके नाम पे महाविकास अघाड़ी में सब सम्मति नहीं बन पाई, इसलिए उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना पड़ा। ये मैं आपको सुनवा रहा हूँ अभी।
अभी निकाल रहा हूं मैं। तो ये चीजें देखिए आज क्या हो रहा, शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, चूंकि समस्या क्या है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन ऐसा है क्या द्विवेदी साहब, द्विवेदी साहब ऐसा है क्या? सुनिए, मैं बीजेपी के ही इतिहास को खंगाल देती हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा कुछ कहीं लिखा है क्या, इनके संविधान में लिखा है क्या कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे उसी को सीएम बनाएंगे? अब आप उदाहरण के तौर पर सर देख लीजिए, अमित शाह का ये बयान था कि अभी सीएम है एकनाथ शिंदे, चुनाव जीतने के बाद ये तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। फिर आप उदाहरण के तौर पर सर हरियाणा आ जाइए, उदाहरण के तौर पर हरियाणा आ जाइए, नायब सिंह सैनी का सर चेहरा था, सीएम बनाया। आप मध्य प्रदेश आ जाइए सर, मध्य प्रदेश आ जाइए। सुनिए ना सर, मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको, मैं उदाहरण मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए ना। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा गया था चुनाव। ये सुन लीजिए। अच्छा, आप अपना सुना लीजिए सर पहले। ये पहले सुन लीजिए। शिंदे को ओके किया गया था। एकनाथ शिंदे का रिप्लाई किया था, लेकिन अब आरोप ये है कि एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी चाहते हैं, इसलिए पूरा ये पटकथा लिखी गई। मैं आपको एक चीज बोलूं, पहले भी जब ये बात चली थी शिवसेना को मुख्यमंत्री शिवसेना का करने की, तो शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना था। ये बात खुद सीएम साहब ने शिंदे साहब को बोली थी, और बाद में पवार साहब ने बोला कि अगर दूसरा कोई व्यक्ति होगा तो उसको बाकी की पार्टियां। ठीक है, मैं इसका क्रक्स समझ गई द्विवेदी साहब, मैं इसका क्रक्स समझ गई। अगर मैं इसके हिसाब से जाऊं तो आप बीजेपी को ये कहना चाह रहे हैं, प्रमोद राठौर जी जरा इस बात का जवाब दीजिए कि फिर तो ये, अगर मैं संजय द्विवेदी जी के हिसाब से जाऊं तो आप लोग कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं। आप चाहते हैं कि पहले हम चुनाव जीत लें, फिर उसके बाद अपनी शर्तों के साथ आगे बढ़ें और ऑप्शन ही ना छोड़ें किसी के पास कि वो कुछ कर सके इसको लेकर। देखिए, मैं पूर्णिमा जी दो बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि बाला साहब ठाकरे साहब की जो इच्छा थी कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे एक शिवसैनिक बैठा जाए, तो मुझे लगता है कि शिवसैनिक कौन बैठे हैं, मतलब खुद ही का उनका ये डिसाइड आप करोगे क्या? जो कुर्सी पे बैठ गया तो उसको आप बोलेंगे वो आम सैनिक है क्या? एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। अभी क्या है ना, ये चुनाव हार चुके हैं, ना ही इनके पीछे जनमत है, ना ही कोई इनको मैंडेट मिला है, ना ही इनके एमएलए चुन के आए हैं, और इनको चिंता क्या पड़ी है कि भाई महायुति का सीएम कौन होगा। इनको चिंता क्या है कि इनका ग्रुप नेता चुना क्यों नहीं जा रहा है, इनको चिंता क्या है कि ये लेट क्यों कर रहे हैं। मतलब अभी इनकी तरकीब ये है इसको कि इनके पीछे जो लोग नहीं आए इस पे इनको अभी कुछ प्रमोद जी कुछ घाव हैं जो अभी भरे नहीं, प्रमोद जी कुछ घाव हैं जो अभी भरे नहीं हैं द्विवेदी साहब। लेकिन जब आप लोग शिव सैनिकों की बात करते हैं सर, ठीक है प्रमोद जी एक सेकंड द्विवेदी साहब, लेकिन जब आप शिव सैनिकों की बात करते हैं ना, तो इस बार का जो चुनावी मैंडेट आया उसने असली शिवसेना नकली शिवसेना के अंतर को जनता ने सामने रख दिया। आपकी लड़ाई उसी चीज को लेकर थी कि हम असली शिव सैनिक हैं, बाला साहेब ठाकरे और उनकी विचारधारा। द्विवेदी साहब आपको मेरी बात कड़वी लग सकती है, द्विवेदी साहब आपको मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन आप ये मानिए कि उद्धव ठाकरे, बाला साहेब की जो विचारधारा थी और उद्धव ठाकरे का ये स्टैंड कहीं ना कहीं वो शिव सैनिकों की भावना के विपरीत गया, और ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि आज खुद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। सर भाई आप सुन तो लीजिए, मुझे मौका तो दीजिए। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। लोकसभा चुनाव में यही महाविकास अघाड़ी थी, ऐतिहासिक जीत थी। हाँ, देखिए मतदाता भगवान होता है, मतदाता भगवान होता है, वो किसे कब बैठाना चाहे नहीं को जान सकता। हमारे तो 12 विधायक थे ना, शिंदे जी पूरे विधायक लेके चले गए थे, हम आज 20 विधायक हमारे जीते हैं और हमारा कोटा परसेंटेज भी ठीक है। तो इसके मतलब हमको कोई महाराज जनता ने, देखिए हार जीत क्या होता है, 100 वोट से भी होती है, 2 वोट से भी होती है। हम अच्छा लड़ रहे हैं लेकिन हम 100 वोट से हार गए, तो ये भी तो होता है ना। तो इसमें हम आंकड़ा लगा लें कि नहीं साहब इसमें ये जीत गए हम हार गए, तो ऐसा नहीं होता है। नहीं हुआ तो सर यही है, अब आप माने नहीं माने, हुआ तो यही है कि आप हार गए हैं। और सर ऐसी सीट, सुनिए सर, ऐसी सीट जहां पर क्लोज फाइट थी आपके सर, जहां पर क्लोज फाइट्स थी बहुत, एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, इधर जो क्लोज फाइट्स थी ना सर, उन क्लोज फाइट्स में भी आपकी पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। मराठा वोट बैंक सर आपका किस तरीके से खिसका, उसका आकलन आपकी पार्टी खुद करे, वो यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कुल मिलाकर
कर रहे हैं। कुल मिलाकर सर एट द एंड ऑफ अ डे ये बात सच है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी, आपकी पार्टी आज खुद अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। रमनीश वैस जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजों को बहुत सटल रखने की कोशिश की गई है। जिस तरीके की पूरी पटकथा लिखी गई, खुलकर किसी ने कुछ नहीं बोला, बहुत संभलते संभलते, पग पग ध्यान देते देते कि कोई ऐसी बात ना निकले कि जो विपक्ष बैठा है उसको मौका मिले ये कहने का कि देखिए ऑल इज नॉट वेल इन महायुति। आज जब एकनाथ शिंदे ने कहा कि अमित शाह को और प्रधानमंत्री मोदी को, मैंने उनसे फोन पर बात की, तो फिर से वापस वो वाली बात आ जाती है, मोदी है तो मुमकिन है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। शिंदे ने कह दिया मुझे बीजेपी का सीएम मंजूर है। ये मुझे लगता है महायुति का ये द्योतक एक अच्छा सा प्रतीक, कैसे आप एक अच्छा संदेश जनता के बीच में जा सकता है। महायुति का जो अर्थ है, मर्म जो होता है, वो उन्होंने एकनाथ शिंदे जी ने पेश किया है। लेकिन फिर भी आप देखिए विपक्ष कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। तो आज यही हालत इनकी हो गई है। फिर शिंदे जी के बयान से ये बात तो स्पष्ट होता है ना कि कैसे हम स्थिर सरकार की तरफ जा सकते हैं, एक विकास को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी समस्या हों उसको हम कैसे लड़ सकते हैं, तो उसका उन्होंने परिचय दिया। उसमें आप देखिए मजबूत नेतृत्व का समर्थन इन्होंने आज एकनाथ शिंदे जी ने पेश किया है, जो सफल नेतृत्व का उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी जी को माना जाता है। फिर उसके बाद देखिए फडणवीस का अनुभव, वाकई में पिछले समय में फडणवीस जब मुख्यमंत्री रहे थे तो महाराष्ट्र में काफ़ी विकास के जो कार्य थे बहुत तेज़ी से आगे गया था। फिर स्थिर सरकार को कैसे आप जनता के बीच में एक वायदा प्रस्तुत आप कर सकते हैं, उसका भी उदाहरण एकनाथ शिंदे जी के बयान से लगता है। फिर उसके बाद है मेन है कि विकास को की जो धारा है कि महाराष्ट्र में मराठवाड़ा जो है खास करके आप देखिए किस तरह से पानी से जूझ रहा है। आज किसान जो है वहाँ पे किस तरह से उनकी हालात हो गई है, तो उसको कैसे जो 8 लाख करोड़ से ज़्यादा जो परियोजनाएं थी जो इनके खास करके देखा जाए तो उद्धव जी के सरकार ने रोक रखा था, उन सारी योजनाओं को उन्होंने 2.5 साल में उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। और आगे आने वाली सरकार में महायुति किस तरह से अजीत पवार दादा के साथ साथ जो एकनाथ शिंदे जी हैं और फडणवीस तीनों मिलकर के किस तरह से आप देखिए संगठन में ही शक्ति है। आज इन्होंने एक और उदाहरण प्रस्तुत किया और आम जनता ने देखिए किस तरह से प्यार दिया है। 80% की स्ट्राइक हम देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कि क्या शिंदे के पास ऑप्शन था बीजेपी के दिए गए फॉर्मूले को नकारना? आप याद करिए सर, बिहार मॉडल जिसकी चर्चा, नीतीश मॉडल बार बार जिसकी चर्चा हो रही थी, चिराग पासवान, पूरा किस्सा आप याद करिए जरा। वो फॉर्मूला ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा सुनावड़े साहब से कि वो उनकी समझदारी या उनकी मजबूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। और जाहिर है विधानसभा का नंबर और जो गठबंधन का स्पेस है, ये दो ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने खास करके बिहार की बात करूं, मैं भी वहीं से आता हूं, 8 बार सीएम रहे हैं नीतीश कुमार जी, उसमें से 5 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन यहाँ पे देखिए आप सामंजस्य का ही हम प्रमाण देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे ने आज कहा कि नहीं, आज आपकी सीट ज्यादा है। क्योंकि आप पिछले बार देखिए कि 2.5 साल एकनाथ शिंदे की मात्र 63 से भी कम सीटें हुआ करती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पेशकश किया, जबकि 105 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, फिर भी फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने से रोका। फिर आज देखिए बड़ा भाई के रूप में वाकई में आज भारतीय जनता पार्टी है। स्ट्राइक रेट देखिए आप कितनी अच्छी है उनकी, 149 में से 132। फिर हम शिवसेना को देखते हैं 81 में से 57 सीट जीत के लाई और 70 सीटें। यहाँ एनसीपी भी देखते हैं, एनसीपी आप देखिए चंदन के आप संपर्क में रहते हैं तो एक साधारण लकड़ी उसके अंदर भी एक अच्छी से सुगंध आ जाती है। आज देखिए अजित पवार दादा यदि शरद पवार के साथ होते तो आज उनके साथ सीटें इतनी नहीं होती। आज उद्धव ठाकरे जो 2019 में आप देखिए 63 सीट लेकर के आए थे, आज 20 पे आ गए। तो इसका मतलब है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उन्होंने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने अपने वैचारिक रूप से बौद्धिक रूप, जो वैचारिक और बौद्धिक जो है ना स्तर, जो बाला साहब ठाकरे का वैचारिक और बौद्धिक जो है खतना कर दिया। थोड़े प्रमोद राठौर साहब आपके पास आते हुए सीधा सवाल सीधा जवाब, हैवीवेट मंत्रालय डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए जो देवेंद्र फडणवीस साहब के पास थे, अब वो एकनाथ शिंदे साहब के पास रहेंगे क्या? देखिए ये निर्णय जो है ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लेने वाले हैं, जो कि सभी का मानना है कि मेरे ख्याल से 1-2 दिन में सभी चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से
महाराष्ट्र में मैंडेट जो मिला है तो उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा और उसी के अनुसार आगे की बातें होगी। तो वो हिसाब से आगे क्या होगा कि मुझे लगता है आने वाले 2 दिनों में अपने सभी को समझ में आ जाएगा। नहीं तो 2.5 साल का फॉर्मूला रखा है कि नहीं सर? खबर तो दे दीजिए प्रमोद राठौर जी। देखिए, मैं फिर से वही बोलूंगा कि किसी बात की जल्द नहीं है, किसी बात की जल्दी नहीं है। तभी सभी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। विपक्ष किस तरीके से आज आप नहीं बताएंगे, मुझे पता है। किस तरीके से वो आप नहीं बताएंगे, मुझे पता है। सोनावरे साहब से मैं पूछ लेती हूँ। सोनावरे साहब से मैं पूछ लेती हूँ। सोनावरे साहब, वैसे तो बताएंगे आप भी नहीं, लेकिन कोशिश मैं कर लेती हूँ फिर भी। 2.5 साल सीएम पद को लेकर फॉर्मूला फिक्स है क्या? बीएमसी चुनावों को लेकर नेगोशिएशन है क्या? हैवीवेट मंत्रालय मिलेंगे क्या शिंदे साहब को? अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाएंगे क्या? देखिए पूर्णिमा जी, जैसा प्रमोद जी ने कहा कि ये जो सारा निर्णय है वो संसदीय बोर्ड में होने वाला है, एक बात। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी ने साफ तौर पर सारे अधिकार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सौंप दिया और उन्होंने कहा है कि जो भी निर्णय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी लेंगे, जो भी कैंडिडेट को सीएम करके यानी उनका नाम लेंगे, उनको हम लोग शिवसेना की तरफ से पूरा समर्थन देंगे। हमारे इसमें कोई भी मतभेद नहीं है, इतने साफ तौर पे कह दिया है। तो रही बात महायुति में है, तो महायुति में जो भी इसके हिस्से में चर्चा में आएगा वो मंत्री पद तो हमारे पास आएंगे ना, इसमें क्या कोई बात है? इसमें कोई गृह मंत्रालय सर, होम मिनिस्ट्री आ जाएगी तो क्या बात है? फिर होम मिनिस्ट्री आ जाएगी तो क्या बात है उसमें? पूर्णिमा जी, कोई भी यानी पूर्णिमा जी जब सीएम रह चुके हैं मुख्यमंत्री साहब, तो गृह मंत्रालय कोई बड़ी बात थोड़ी आ सकता है, कोई बात। बिल्कुल ठीक बात है। द्विवेदी साहब इस पर काउंटर रखना चाह रहे थे। और द्विवेदी साहब, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बात होती है, तो उद्धव ठाकरे, देखिए कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को विधायक दल का नेता बना दिया। अब अचानक से खबर निकली कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम पद पर ले आए एकनाथ शिंदे अपने बेटे को। फिर जो दोनों जो यंग ब्लड है और उनके बीच की जो फाइट देखने को मिलेगी, वो महाराष्ट्र की विधानसभा को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी। ऐसा है क्या द्विवेदी साहब? देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा समय चाहिए मुझे। जी सर। देखिए, शिंदे की मजबूरी थी समर्थन देना। अजीत पवार ने पहले समर्थन दे दिया था कि देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होता है। अच्छा, बीजेपी ने एक काम बढ़िया कर दिया। अब ना पार्टी तोड़ने के लिए संविधान की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। अब तो 40, अगर 50 विधायक हैं, 40 विधायक निकालिए, पार्टी उनके नाम रजिस्टर्ड करा दीजिए, पार्टी उनके नाम तो गई। आपको एक राय दूं सर, एक राय सुन लीजिए। अच्छा, राय ले लीजिए बस आप मेरी। मैं उम्र में आपसे छोटी हूँ, लेकिन फिर भी राय ले लीजिए सर, राय ले लीजिए। जख्म जब गहरा हो तो उसको कुरेदना छोड़ देना चाहिए, उसको हवा लगने देनी चाहिए ताकि अपने आप सूख जाए। जितना उसको कुरेदते रहेंगे वो घाव और उतना गहरा होता जाएगा। द्विवेदी साहब, देखिए, आज शिंदे जी की बात चल रही थी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। शिंदे जी ने जो बड़ा अपना दिल दिखाया कि मैं मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहा हूँ, मैं उस पे बोल रहा हूँ। आप ही डिबेट रखी इसकी ना, मुझे पता है आप ही डिबेट रखी ना इस पे, मैं मेहनत भी रखी। अब एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी जब जीतने पे माननीय मोदी जी ने जब अपने राष्ट्रीय कार्यालय में उद्बोधन किया तो उन्होंने परजीवी शब्द इस्तेमाल किया इनके लिए, कांग्रेस और कांग्रेस की पार्टी के लिए, कि ये परजीवी हो गई है। तो क्या माननीय मोदी जी, माफ करें मोदी जी, मैं नमस्कार करता हूं उनको, संवैधानिक पद में है, क्या मोदी जी परजीवी या नहीं है? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, दूसरे पार्टी समर्थन लेके सरकार चला रहे हैं, उनके पास 240 है। महाराष्ट्र में क्या परजीवी नहीं है? और 30 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने शिवसेना से गठबंधन किया था, तो सबसे पहली सोच तो अटल बिहारी वाजपेयी का गई। इसके मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कह रहे हैं। ये कांग्रेस की जगह, अरे जुमला ऐसा बोलिए, देखा के बोलिए, समझ बूझ के बोलिए, झूठ ऐसा बोलिए कि आप ऊपर ना आए ना, क्योंकि उंगली एक जाती है
3 उंगली पीछे होती हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे पहले परजीवी बनने का था, ठीक। उन्होंने परजीवी महाराष्ट्र बने ठीक आगे है। वो मेरे सवाल का लेकिन आपने उन्होंने जवाब- शुरुआत की ना। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। प्रमोद जी आपका काउंटर रखना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था द्विवेदी साहब मेरा, हालांकि आप उसको स्किप आउट कर गए, कोई बात नहीं, मैं आपको दे देती हूँ ग्रेस मार्क उसके फिर लिए। मैं बोल दूंगा, मैं नहीं, अब कोई समय बात दीजिएगा, नहीं मैं बता सर, कोई दूंगा। मेरे पास समय एक्चुअली बहुत लिमिटेड है ना। प्रमोद जी जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, फिर जादव जी और फिर रमनीश जी आपके साथ कोई पूर्णिमा जी, closing मैं comment। आपके माध्यम से एक ही द्विवेदी साहब को एक ही बोलना चाहूंगा, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्व इसके आगे पकड़ के रखेगी या छोड़ देगी कांग्रेस के साथ में रह के? क्योंकि जिस टेंशन मत कारण से लीजिए। उनको इतनी बड़ी आप हार हो टेंशन मत चुकी लीजिए है, भाई साहब। क्या हम ये शिवसैनिक हैं, हिंदुत्व की लड़ेंगे, बातें इसके आगे मरेंगे। करेंगे या हम छोड़ लड़ेंगे, देंगे? यही तो तय लड़ेंगे, करना है। बाकी जीतेंगे। आप बाकी ये कोई बेफिक्र चीजों पे रहिए। इनका सवाल हम की है, 30 इन्होंने कोई आदमी सवाल से बोलना भी नहीं है 80% इसके आगे। समाज सेवा देश की कर लेंगे, महाराष्ट्र की ठीक है। 80% से ठीक है। समाज सेवा हम ठीक कर है, मैं लेंगे। अंतिम के कोई 2 मिनट टेंशन में नहीं हूँ, है। इसीलिए 1-1 मिनट का जरा टाइमर रखेंगे। जादव साहब आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ, रमनीश जी फिर 1 मिनट आपको ही दे पाऊंगी मैं। जादव साहब 1 मिनट में जल्दी से आपका काउंटर ले लेती हूँ। और देखिए फिर से बात होने लगी कि कांग्रेस का भी हाल हो चुका है, जिसके साथ गठबंधन में लड़ रही है ना, जहां जिस राज्य में, वो पार्टी का बुरा हाल हो जा रहा है सर। देखिए पूर्णिमा जी, लोकतंत्र का ही बुरा हाल हो गया है देश में। ये ईवीएम हटाओ, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि फिर से बैलेट पे जब तक नहीं आएगा तो लोकतंत्र बचेगा नहीं इस देश में। मैं दूसरी बात रख दूं, 26 तारीख को सरकार बनना तय था, लेकिन अब तक सरकार नहीं बनी है। मेरी गुजारिश है, जो भी सीएम बने, शिंदे साहब बने, फडणवीस बने, जो इन्होंने लोगों को जो वादा किया था कि हम 2100 रुपए देंगे लाडली बहना को, बेरोजगारों को हम 9000 का भत्ता देंगे, आज किसान बदहाल है महाराष्ट्र का, हम सोयाबीन को 6000 7000 का भाव देंगे, कपास को भाव देंगे, क्या ये तुरंत करने वाली है क्या? हम ये चीज पे देख रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता की फिक्र हमको है। तो जो महायुति ने वादा किया था वो निभाने जाने वाली है क्या, ये देखना जरूरी रहेगा। ठीक है, और आपके ये कहते ही जादव साहब देखिए खबर आ गई है, और फिर रमनीश जी आपका मैं क्लोजिंग कमेंट लेती हूँ। खबर 2 दिसंबर को बता रहे हैं सर, शपथ ग्रहण वानखेड़े में करेंगे, प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। वानखेड़े में तैयारी कर लीजिए सर, न्योता तो आएगा ही आपको। न्योता तो बिल्कुल, न्योता तो आपको बधाई हो दो तरफ से बधाई आ गई, प्रमोद जी और सोनवरे साहब। ठीक है, रमनीश जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। संजय भाई ने कहा शिवसेना तो अभी भी है। वाकई में शिवसेना की बात करें तो शिवसैनिक विचार जो हैं, बौद्धिक विचार की बात करें, चाहे हम वैचारिक जो प्रतिद्वंदिता रहती थी कांग्रेस पार्टी की तरफ, वो तो खतना के रूप में मुझे लगता है उसी समय स्वाहा हो चुका है इनका, उद्धव ठाकरे जी का। और उद्धव ठाकरे जी वाकई में जब आप साथ लेते हैं सज्जाद नोमानी जैसे, मदनी जैसे और नाना पटोले जैसे, जो कि हमेशा खास करके देखा है तो जाए तो महाराष्ट्र की जो जनता है उसके ऊपर भी प्रहार करने की बात करी है उसने। खासकर हुसैन दलवाई जब आरएसएस को आतंकी संगठन की जब संज्ञा दे दी जाती है तो मुझे लगता है इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। फिर देखिए सबसे बड़ी बात है, कर्नाटका में, हिमाचल में, तेलंगाना में, झारखंड में, सब जगह यदि आपको ईवीएम सब सही ढंग से चलता रहता है, क्योंकि आप वहां पे जीत जाते हैं, और जहां पे हार जाते हैं वहां पे बैलेट पेपर इनको चाहिए, ईवीएम का रोना नहीं। कुल मिलाकर आप कुछ नए एक्सक्यूज के साथ आना चाहिए अगर चुनाव में हार मिलती है तो। कुल मिलाकर आप कुछ नया सर, आउट ऑफ द बॉक्स जादव साहब सोचने की जरूरत है, ताकि सुनने में भी अच्छा लगे, हमें बताने में भी और सवाल पूछने में भी। राजीव गांधी जी बैलेट पेपर का भी रोना रोते थे पहले। ठीक है, कोई बात, ठीक है जादव साहब, कोई नहीं, चलिए ठीक है, कोई नहीं। अब तो राठौर साहब ईवीएम पे विश्वास करिए और जनता के ऊपर। प्रियंका गांधी जी कैसे जीती? ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई नहीं, फिर ये बहस लंबी चली जाएगी, ये बहस लंबी चली जाएगी। कुल मिलाकर इंतजार देवेंद्र फडणवीस और उनके औपचारिक नाम के ऐलान का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर 2 डिप्टी सीएम कौन होगा, इसका जवाब भी मिलना बाकी है शपथ ग्रहण से ठीक पहले, जिसकी तारीख लगभग 2 दिसंबर तय हो चुकी है।